नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और प्रैक्टिस सेशन बैच जुनून बैच चल रहा है, जिसमें हम पुलिस की भर्ती, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर की भर्ती के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसके एनालिसिस के बेसिस पर हम क्वेश्चन बनाते हैं आपके लिए, फ्रेम करते हैं आपके लिए, जो कि जिसकी प्रैक्टिस आपको आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आप जानते हैं, हमारे जुनून बैच की खासियत है कि हम हमेशा ऐसा ही क्वेश्चन सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं जो एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और दूसरा कोई पैरामीटर नहीं है क्वेश्चन को हम लोगों को फिल्टर करके लाने का, कोई दूसरा पैरामीटर, एकमात्र पैरामीटर कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होना चाहिए, और वो होता भी है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एक मोटिवेशनल कोट के साथ। सपना हमेशा बड़ा से बड़ा देखो, चाँद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंचोगे। इंसान को हमेशा बड़े सपने देखने चाहिए। सपने कैसे? सोए हुए को रात में नहीं, खुली आंखों से। और जब आप सपना देखेंगे ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। उसके वो जो सपना जितना बड़ा होगा ना, लक्ष्य जितना बड़ा होगा, वो आपको उतना ज़्यादा मोटिवेट करेगा अंदर से काम करने के लिए। और एक ही बार तो सेलेक्ट होना है दोस्त, कौन सा रोज रोज सेलेक्ट होना है। एक बार का सिलेक्शन पूरी ज़िंदगी में आपको सफलता का मानक स्थापित कर देगा आपके जीवन में। तो घबराइए मत, भागिए मत। वैकेंसी नहीं है तो मत भागिए, वैकेंसी नहीं है तो पढ़ाई मत बंद करिए, लगे रहिए, भिड़े रहिए, जागते रहिए, लड़ते रहिए। सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ध्यान दीजिएगा, आज का पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि 8321 में जोड़ी जाने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ताकि 15, 20, 24, 27, 32 और 36 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए। ध्यान दीजिएगा मित्रों, बहुत आसान सा सवाल है और ऑप्शन से ही करना है। हमको देखना यह है कि 8, 3, 2, 1 में कौन सी संख्या जोड़ दें। तो 15 से कटने का मतलब 5 से कटे, 3 से कटे। 20 से कटने का मतलब 5 से कटे, 2 से कटे। 24 से कटने का मतलब 3 से कटे, 2 से कटे। 27 का मतलब 3 से कटे और 32 का मतलब 2 से कटे। यानी ऐसी संख्या जो 2 से कटे, जो 5 से कटे, 3 से कटे और 2 से कटे। ऐसी संख्या जो 3 से कट जाए, 2 से कट जाए, 5 से कट जाए, वही इसका आंसर होगी। तो अगर हम 83, 21 में 99, 360 जोड़ते हैं, 360 जोड़े तो इकाई अंक पर 1 आ गया, तो यही नहीं 5 से कटना है। फिर देखो 8, 3, 2, 1 में अगर हम 99 दूसरा ऑप्शन उठा लें, 99, 9, 6, 7, 9, 9, 1, 10, 5 से कटेगा, 2 से भी कटेगा। 9, 7, 2, 9, 1, 10, 7, 2, 9, 1, 10, 1, 6, 3, 9, 1, 10, 1, 9, 8, 17, 1, 18, 1 और 10। ये 3 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा। ये ऑप्शन सही होना चाहिए। बाकी कोई भी ऑप्शन आप ट्रेस कर लो, देख लो, सही नहीं होगा। देखो 8, 3, 2, 1 और इसमें आप अगर जोड़ रहे हो कि 9, 9, 7, 7, 9, 10, 10 और 7, 2, 9, 7, 3, 10, 11, 1, 18, 1 और 10। ये 3 से नहीं कटेगा। 8, 1, 9, 1, 10 योग 3 नहीं होगा तो 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर पाओगे, देख पा रहे हो कि सिर्फ एकमात्र ये संख्या 5 अंक की है, जिसको 8321 से जोड़ेंगे तो जो आंसर आएगा वो इतना आएगा। और ये 2 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। क्लियर है इतनी बात? अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि 18 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 18 संबंधे 23 था। उनकी आयु का वर्तमान अनुपात 5 संबंधे 7 की वर्तमान आयु कितनी है?
18 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 18 संबंधे 13 था, उनकी आयु का वर्तमान अनुपात 5 संबंधे 7 है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। 5.7 5 संबंधे 7, सॉरी ये काट दीजिए, 5 संबंधे 7 है ए की वर्तमान आयु। देखो भैया, तो ए और बी वर्तमान में क्या है, वर्तमान में 5 और 7 है। 18 वर्ष बाद अनुपात 18 संबंधे 13। ए की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो ए की वर्तमान आयु का मतलब है जब जिसकी आयु पूछी जाए तब के अनुपात में हिस्सा, यानी ए की वर्तमान आयु में 5 हिस्सा है। जितने वर्ष बाद अनुपात बदले तो 18 गुणित बाद के अनुपात का अंतर 5 बटा 13 × 5 65, और इसका अंतर आ जाएगा आपका 8 और 13, 8 13 है, सॉरी 18 13 भी नहीं है, ये 8 और 13 है, अनुपात 8 और 13 है। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, 1 मिनट, थोड़ा सा टाइपिंग का एरर है। 8 7 56 और 13 × 5 65, 9 आ जाएगा इसका बटा 9, तो 9 5 × 25 दूनी 50, कितना आ जाएगा 50 वर्ष। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये 50 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 5% के लाभ पर बेचा, यदि वह उसे 240 में बेचता तो उसे 8% का लाभ होता, वस्तु का लागत मूल्य कितना है। तो सीधी सी बात है, एक बात समझने की कोशिश करना दोस्त, देख लो, कह रहे हैं 5 वस्तु 5 लाभ पर बेचा, यदि वह उसे 240 में बेचता, ₹240 अधिक में बेचता तो उसे 8% का लाभ होता, यानी 5% पे बेच रहा था तो रिटर्न कितना पा रहा था 105%। 105% कह रहा था उसे अगर 8% लाभ हो, ₹240 अधिक में बेचता, 240 अधिक का मतलब 108% प्रॉफिट मिलता, यानी 8% प्रॉफिट का मतलब रिटर्न 108%। तो डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस हो गया 3% बराबर 240, यानी 1% बराबर 80, तो 100% बराबर 8,000। ठीक है, ये आपका डी ऑप्शन, चौथा ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। आलोक ने 90,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। आलोक ने 90,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 3 महीने बाद समीर भी 1,20,000 रुपए लगाकर साझेदार हो गया। यदि 2 वर्ष के अंत में कुल लाभ 96 हो तो दोनों के लाभों का अंतर क्या है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल सा सवाल है। ये आलोक जी हैं, 90,000 रुपया लगाते हैं और 24 महीने तक व्यापार में डटे हुए हैं। ये समीर भाई हैं और ये 1,20,000 रुपया लगाते हैं, 1,20,000 रुपये लगाते हैं। 2 वर्ष के अंत में कुल लाभ 2 वर्ष, यानी अब 3 महीने लेट आए हैं तो कितना महीना काम किया, 21 महीना, और दोनों का यदि 2 वर्ष के अंत में कुल लाभ 96,000 रुपये। तो ध्यान दीजिएगा, 24 8 तरीके 24, 3 से काटोगे तो ये 7 बार कट जाएगा, इसका 4 जीरो, इसके 4 जीरो से खत्म हो जाएगा, ये 3 तरीके 9 हो जाएगा, ये 3 चौके 12 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 6 संबंधे 7 हो जाएगा, यानी 7 6 13 हो जाएगा। हाँ, यही होगा ना, 7 6 13। तो कह रहे हैं दोनों का अंतर क्या होगा। तो देखो क्या होगा, 13 भाग बराबर हो जाएगा आपका 96,000। तो अंतर क्या है दोनों में, दोनों में अनुपातिक अंतर 1 है, तो अंतर 1 भाग बराबर 96,000 बटा 13, और ये सॉल्व कर लेंगे आप तो मिलेगा आपको 7,384.2.6। ठीक है, ये आपका सिंपल सा आंसर होगा।
यहाँ तक कोई तकलीफ तो नहीं ना, कर लोगे, सिंपल सा सवाल है, कैलकुलेशन है, कर लेना उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, किसी सैनिक छावनी में 360 सैनिकों के लिए 40 दिन की खाद्य सामग्री थी। किसी सैनिक छावनी में 360 सैनिकों के लिए 40 दिन की खाद्य सामग्री थी। 360 सैनिक कितने दिन खा सकते थे? 40 दिन। लेकिन दूसरी छावनी से 140 और आ गए तो यह खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी? तो 360 प्लस 140 और कितने दिन चलेगा? मान लिया डी। तो बहुत सिंपल सी बात हो गई कि 360 गुणित 40 बटा 401 500 और बराबर हो गया डी। ठीक, 0 0 से खत्म हो गया, अब 5 ये 0 से खत्म हो गया, तो डी आ गया आपका 424। एक यही ऑप्शन है ये ए, जो कि आपको पूरा बिलियन नहीं आ रहा है, ये आ जाएगा आपका पूरा कट नहीं रहा है और बाकी 3 ऑप्शन पूरे कट रहे हैं। तो एकमात्र ऑप्शन ये है, ये पूरा ऑप्शन गलत लिखा हुआ यह होगा 28 सही 4/5। ठीक है, 28 सही डी बराबर 28 सही 4/5 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान देना, कह रहे हैं कि जितना ब्याज 5 वर्ष में 4% की सार्षिक साधारण दर पर 6000 पर होगा, उतना ही ब्याज 8000 रुपये की राशि पर 3% प्रतिवर्ष की दर से कितने समय में होगा? सिंपल सा सवाल है, समझ लो। 5 वर्ष में 4% की दर से 6000 पर जो ब्याज होगा वो बराबर है 8000 रुपये का 3% की दर से कितने समय में होगा? बताओ। 100 से खत्म, ये 000 ये 000 से खत्म, 3 दूनी 6 खत्म, 4 दूनी 8 खत्म, t = 5 साल। यहाँ तक क्लियर है, कोई तकलीफ नहीं, कर लोगे, सिंपल सवाल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किसी राशि में 8 वर्ष में साधारण ब्याज दर पर, किसी राशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज दर पर 100% की वृद्धि होती है, समान ब्याज दर पर 2 वर्षों के बाद 8000 का चक्रवृद्धि ब्याज दर। क्या कह रहे हैं? किसी धनराशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज पर 100% की वृद्धि होती है, समान ब्याज दर पर 2 वर्षों के बाद 8000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज दर। तो बहुत सिंपल सी बात समझो कि कह रहे हैं कि कोई राशि 100% की वृद्धि का मतलब सीधा सीधा है कि कोई राशि अगर 100 रुपये है तो 8 सालों में कितने हो जाती है? 200 हो जाती है ना। 100% की वृद्धि का मतलब 2 गुना हो जाती है, यानी 100 रुपये पर 8 साल में कितना ब्याज मिल रहा है? 100 रुपये ब्याज मिल रहा है। तो 100 रुपये पर 1 साल में क्या ब्याज होगा? 100/8 यानी 12.5%, यानी 1/8। ठीक, कह रहे हैं समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में 8000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 8000 रुपये का समान ब्याज दर यानी 12.5 यानी 1/8 फिर 1/8, तो ये हो गया 1000 और 1000 का 8 1/25, 2 साल का ब्याज क्या होगा? तो ये हो गया 2000 और प्लस 125 2125 रुपये होगा। ठीक है, आपका इसमें ऑप्शन नहीं है, ये बढ़ा लो, 2125 डी ऑप्शन इसका सही होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप समझ लो क्या कह रहे थे कि किसी राशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज दर पर 10% की वृद्धि 100% की वृद्धि होती है। 100% की वृद्धि का मतलब क्या होता है? 100% की वृद्धि का मतलब 2 गुना, 100 से रुपया 200 हो जाएगा, यानी ब्याज कितना मिला? 100 का 100 ब्याज मिल गया 8 साल। तो 1 साल का ब्याज 100/8 यानी 12.5% यानी 1/8। तो 8000 रुपये का 1/8 12.5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लिया। 8000 1/8 1000 और 1/8 125, तो ये हो गया आपका 2125। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि एक काम को पूरा करने में PQ से 50% अधिक समय लेता है। यदि वे दोनों एक साथ उस काम को 18 दिन में पूरा करते हैं तो उस काम को करने में Q को कितना समय लगेगा? ये सिंपल सा सवाल समझने की कोशिश करिए।
ये सिंपल सा सवाल समझने की कोशिश करिए। क्या कह रहे हैं देखो, सिंपल बात करें कि ए एक काम P और Q, P Q से 50% अधिक समय लेता है, यानी अगर P Q से 50% अधिक समय लेता है, यानी Q 2 दिन में कर लेता है तो Q 3 दिन में करेगा, तभी तो 50% अधिक हुआ। P Q से 50% अधिक समय लेता है, क्षमता की बात नहीं है, कंफ्यूज मत होना, डोंट गेट कंफ्यूज हियर। दिस इज नॉट अ केस ऑफ कैपेबिलिटी, दिस इज अ केस ऑफ डेज। 50% मोर टाइम, 50% अधिक समय। Q किसी काम को 2 दिन में कर पाता है तो P 50%, P Q से 50% अधिक समय लेता है, यानी अगर Q 2 दिन में करता है तो P 3 दिन में करता है। यानी अगर P को मान लें हम P 3x और Q 2x समय में लेते हैं, आप इसका एलसीएम लीजिए 6x, P का 1 दिन का काम 2 और Q का 1 दिन का काम 3, और दोनों मिला दें अगर हम तो 6x/5 इज इक्वल टू 18, या आप इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 15। अब क्या पूछ रहे थे, Q कितने दिन में करेगा, तो Q कितने दिन में कर रहा है, 2x दिन में, 2x का मतलब 30 दिन। P पूछेगा, P 3x दिन, 45 डेज। ठीक, तो आपका यहां आंसर कितना है, ए सही है। आगे बढ़ा जाए, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो समबाहु त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4/5 है, तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बहुत सिंपल बात है कि क्षेत्रफल का अनुपात हमेशा भुजा के अनुपात का वर्ग होगा, तो 16/25 होगा। 4/5 का मतलब हो गया, ये साइड का है, अगर एरिया का रेशियो निकालने की बात आएगी तो 16/25। कोई तकलीफ नहीं, कर लोगे। अगला क्वेश्चन ध्यान दो, अगला क्वेश्चन है कि P यूनिट त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो P यूनिट त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो क्या होगा, R² P² ये होना चाहिए, ठीक है ना, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं सही है। अच्छा ठीक, कोई नहीं, ये होगा पाई P², पाई R² नहीं, पाई P है अगर तो P², क्या कोई ऑप्शन नहीं है, इसी को मान लीजिए P², तो पाई P², ये पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात, यहाँ तक तो कोई तकलीफ नहीं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सिंपल सवाल है, देखिएगा सवाल है बहुत बड़ा सा, पढ़ने में समझने में बहुत आसान और लगाने में तो बिल्कुल भी एकदम ही आसान। थोड़ा सा मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए, थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को फुल फेज में भी कर दे रहा हूँ मैं, थोड़ा सा बड़ा ही कर देता हूँ ताकि आप पूरा पढ़ पाइए अच्छे से। एक जहाज किनारे से 20 किमी की दूरी पर, एक जहाज में किनारे से 20 किमी की दूरी पर रिसाव शुरू हो जाता है, मतलब जहाज में लीकेज हो जाता है। रिसाव के बावजूद जहाज किनारे की ओर 12 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ने में सक्षम है। हालांकि जहाज केवल 30 मिनट तक ही जल प्लावित कर सकता है, यानी मात्र 23 मिनट तक ही वह चल सकता है, और जहाज के चालक दल और यात्रियों को निकालने में 8 मिनट लगते हैं। अगर जहाज में कोई बचाव जहाज आ जाए तो 8 मिनट में निकाल लेगा। तो बचाव नौका की न्यूनतम गति क्या होनी चाहिए जिससे लोगों को सफलतापूर्वक बचाया जा सके। बहुत सिंपल बात, समझ लो। सवाल को एक बार फिर से शॉर्ट स्क्रीन लेके रख के पढ़ लो। एक जहाज किनारे से 20 किमी की दूरी पर है और उसमें रिसाव शुरू हो जाता है, ठीक है। रिसाव के बावजूद जहाज किनारे की ओर 12 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ने में सक्षम है। जहाज को डूबने में 23 मिनट बाकी है। हालांकि जहाज मतलब रिसाव अगर नहीं रुका, मतलब नहीं हुआ रिसाव के कारण, 23 मिनट में इतना पानी भर जाएगा कि जहाज डूब जाएगा, और जहाज के चालक दल और यात्रियों को निकालने में 8 मिनट का समय लगता है। तो बताओ कि नौका की दूरी, तो बताओ नौका की न्यूनतम गति क्या होनी चाहिए जिससे लोगों को सफलतापूर्वक निकाला जा सके। कौन सी नौका? बचाओ नौका। यहां सवाल थोड़ा सा छूट गया है। तो जहाज और चालक दल को, यात्रियों को बचाने के लिए 8 मिनट लगते, तो बचाओ नौका, तो बचाओ नौका लिखा हुआ है, देख लीजिएगा।
देखो बचाव, ये वह होना चाहिए, बचाओ। बचाव नौका को न्यूनतम गति होनी चाहिए जिससे लोगों को सफलतापूर्वक बचाया जा सके। सिंपल सा सवाल है, समझ लीजिए कैसे सॉल्व होगा। देखो पहला लॉजिक ये लगाओ कि जहाज 23 मिनट में डूब जाएगा, डूब जाएगा, और 23 मिनट के अंदर ही पूरे यात्रियों को निकाल लेना है। लेकिन यात्रियों को निकालने में भी 8 मिनट का समय लगता है, यानी कुल टाइम अपने पास कितना है, 15 मिनट का। यानी बचाव नौका को डूबती हुई नौका के पास पहुंचने में कितना समय लगना चाहिए, 15 मिनट। देखो ये जहाज है जो डूब रही है, और ये जहाज है बचाव नौका, ये जहाज है, ये बचाव नौका। दोनों के बीच की दूरी है 20 किमी। जहाज 12 किमी प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है, और इधर से जो बचाव नौका है मान लीजिए x किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 15 मिनट का समय है गुरु। अगर 15 मिनट में ये दोनों मिल गए कहीं तब तो काम हो जाएगा, नहीं तो कांड हो जाएगा। कैसे? 23 मिनट में जहाज को डूब जाना है और 8 मिनट लगते हैं बचाव दल को, यात्रियों को और चालक दल को निकालने में। तो 8 मिनट तो वहां खर्च हो जाएगा, यानी कुल समय कितना है अपने पास यात्रा करने के लिए, 15 मिनट का समय है। विद इन 15 मिनट एक्शन स्टार्ट हो जाना चाहिए रेस्क्यू का, नहीं तो जहाज रेस्क्यू नहीं हो पाएगा, बचाया नहीं जा पाएगा। तो 15 मिनट में ये 12 किमी प्रति घंटा की चाल से कितना जाएगी, 3 किमी, मात्र 3 किमी। तो बाकी कितना बचा, 17 किमी ये हो गया। 15 मिनट में बचाव नौका को 17 किलोमीटर चलना पड़ेगा, यानी बचाव नौका की चाल 17 चौका 68 kmph होनी चाहिए। 15 मिनट में 17 किलोमीटर, तो 1 घंटा में 15 चौका 60 मिनट में 68 kmph। बिना पेन पेपर का सवाल, समझ गए? फिर से समझ लो, एक जहाज किनारे से 20 किलोमीटर की दूरी पर है, तब यह पता चलता है कि उसमें लीकेज हो गया है और पानी भरना शुरू हो गया। फिर भी जहाज 12 किमी प्रति घंटा की चाल से किनारे की ओर चल रही है, चल सकती है, क्षमता है। लेकिन जहाज 23 मिनट के अंदर जल प्लावित हो जाएगी, डूब जाएगी, और जहाज के चालक दल और यात्रियों को निकालने में 8 मिनट लगते हैं। यानी 23 मिनट में जहाज डूब जाएगी और 8 मिनट निकालने में लगेगा, यानी कुल मिला जुला के अगर जहाज को सही सही बचाना है तो 15 मिनट का समय है भाई। 23 मिनट डूब जाएगी पूरी, और 8 मिनट लगेंगे लोगों को निकालने में, यानी 15 मिनट का समय आपके पास है। अब देखो 20 किलोमीटर की दूरी है, 12 किमी प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है जहाज किनारे की तरफ। 15 मिनट में 12 किमी प्रति घंटा की चाल से चलने वाली जहाज 3 किमी जाएगी। बाकी बचा 17 किलोमीटर कौन तय करेगा? कौन? बचाव नौका। बचाव नौका 15 मिनट में अगर बचाव नौका 17 किमी आ गई तब तो जहाज बच गई, नहीं तो फिर गई। अब 15 मिनट में जो 17 किमी आ जाएगा वो 1 घंटे में कितना आएगा, 68 किमी, और यही चाल होता है प्रति घंटा 68 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल क्लियर, कहानी खत्म, है ना? इतना बड़ा जो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 4, 6, 8, 9 लाइन का सवाल है, उसका 1 लाइन का बिना पेन पेपर का सिंपल सा आंसर, राइट ना? तो घबराना मत इतना बड़ा सवाल देख के एग्जाम में मैथ्स के,
ये सिर्फ इसलिए आपको दे रहा कि पढ़ने में आपका टाइम किल हो, बस और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि 1000 रुपए में 2 वर्ष में 1144.90 हो जाता है। मूलधन पर सालाना किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया है। बहुत सिंपल बात समझो दोस्तों, 1000 है और 144 है। देखो ध्यान दो, 1144.90 माइनस 1000, ब्याज कितना हो गया गुरु? 1100 ना, 144.9, यही ब्याज है 2 साल का। ब्याज की दर पूछ रहे हैं तो सिंपल सवाल लगा लो कि अगर 1000 रुपए पर 2 साल का ब्याज कितना है, 144.9 है, तो 1000 रुपए का 2 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज क्या होगा? आधा कर दो, 72 दूना 144 और 0.45 ना, या फिर 100 रुपए पे करोगे तो ये 1 साल का ब्याज कितना, 7.245, यानी अप्रोक्सीमेट 7% इसका ब्याज दर होगा। चक्रवृद्धि ब्याज है इसलिए 7 ऊपर आ रहा है, तो आपका ब्याज का दर कितना आ जाएगा? 7%, 7% ब्याज दर आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 20% लाभ पर बेचे जाने वाले 10 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 30 रुपया है, तो 20 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य क्या है? ठीक है, बात को समझने की कोशिश करिएगा। कह रहे हैं कि 20% लाभ पर बेचे जाने वाले 10 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 30 है। ठीक है, 30 रुपया है। ध्यान दीजिए जरा सा, 20% लाभ पर, तो 20 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य क्या होगा? 20% लाभ पर बेचे जाने वाले 10 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 360 है। भाई गलत है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको सही कर देता हूँ। $360 है। तो कह रहे हैं 20% लाभ पर बेचे जाने वाले 10 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 360 है, यानी 20 मीटर का क्रय मूल्य 720। भाई 10 मीटर का क्रय मूल्य अगर 360 है तो 20 मीटर का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 720, और इस पर 20% लाभ चाहिए तो विक्रय मूल्य 120/100। 0000 से करता हूं। 12 दूनी 24 की 4 हासिल 2, अब 12 से 84 2 86, 864। क्लियर है मेरी बात? यहां तक क्लियर है बात? 20% लाभ पर बेचे जाने वाले 10 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 360 है। 10 मीटर का क्रय मूल्य 360, तो 20 मीटर का क्रय मूल्य 720। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन। कह रहे हैं कि महिमा ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए। महिमा द्वारा प्राप्त किए गए अंक का प्रतिशत क्या है? सीधा सीधा 126/175 गुणे 100। आप भी जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं? 126/175 गुणे 100। 25 चौका 100, 25 सते 175, 5 7 का 7, 5 बार 7 अट्ठे 56, 18 चौक 72, 72%। ठीक, अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो शेयर करिए अधिक से अधिक लोगों तक, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। सिलेक्शन गुरुजी के जुनून प्रैक्टिस सेशन बैच में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी बेहतरीन शानदार ऐसे ही सवालों का, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।